नमस्कार मित्रों, गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, हार्दिक शुभकामनाएँ, बहुत बधाई। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम भी हो रही है और पूरा माहौल गणतंत्र को लेकर दमदम है, बम-बम है। लेकिन क्या गणतंत्र की चिंता बहुत सारे लोग कर रहे हैं या बहुत सारे लोग गणतंत्र के बहाने कुछ और कर रहे हैं? देश की राजनीति में गरमा-गर्मी चल रही है, में अलग-अलग तरीके की बात चल रही है, अलग-अलग विचार हैं। वैसे देश में अलग-अलग विचार हो, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। फिर जो लोग धर्म ध्वजा के वाहक माने जाते हैं, मतलब जो दावा कर रहे हैं, वो लोग शंकराचार्य के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो गए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। अब मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि वो हैं कि नहीं हैं, इसकी मान्यता, इसकी डिग्री, इसका सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, लेकिन वो चर्चा लंबे समय से चल रही है। और क्या ये उन धर्म ध्वजा के वाहकों को नुकसान पहुंचा सकता है राजनीतिक तौर पर? ये भी एक बड़ा इश्यू है। फिर एक और नया बात हुई जिसको लेकर काफ़ी समय से चर्चा हो रही थी, जाति जनगणना को लेकर। जनगणना का अनाउंसमेंट कर दिया है, नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में शंका है। गणतंत्र का एक हिस्सा है हमारी जो जाति की सच्चाई है वो, और इस सब के आगे सबको बोलना चाहिए वंदे मातरम। सरकार इसकी तैयारी भी पूरा कर रही है। तो ऐसे सारे विषय जिन पर खुलकर बातचीत होनी चाहिए, उन पर चर्चा करते हैं हम हमारे मित्र शीतल सिंह साहब के साथ। शीतल सिंह साहब के इस प्रोग्राम का नाम ही द हॉट शीतल इसलिए रखा है कि क्या बात बात करते हैं। जी। शीतल साहब, बहुत-बहुत प्रणाम, अभिवादन, नमस्कार। धन्यवाद जिस जी। तरह से बात करते हैं, आपने गलत नाम रखा है। वैसे आप जितना हॉट हैं, दिखने में भी, करने में भी। अरे भाई, अब हम कहा और कि आप इस बहुत। जब हमें नहीं समझ में आया तो हमने कहा इस प्रोग्राम का नाम ही रखा जाए द हॉट शीतल। अब हम और आप अपनी उस उम्र में हैं कि कोई कहता है तभी हॉट फील करते हैं। धन्यवाद। लेकिन आप आप कह रहे हैं तो हम भी अपना फील शुरू कर दिया है हमने। तो तो क्या हो रहा है सर? ये जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये थोड़ा कमाल हो रहा है। और ये हमारे स्वामी जी और इनके जो स्वामी थे जिन्होंने इनको स्वामी की गद्दी दी, उनके बारे में हमेशा ये था कि वो कांग्रेसी शंकराचार्य हैं, लेकिन उनको उनको शंकराचार्य लोग मानते थे, उसमें कोई विवाद नहीं था। हालांकि केस तो पुराना उनके जमाने का ही है, 54 में, ये केस 53-54 में आ गया था। गद्दी को लेके लड़ाइयां मठों पर, इन सब पीठों पर हमेशा बहुत चलती सारी, रही। बहुत समय होती रही हैं। और ये होता है, बहुत सारी जायदाद है इन सब के आगे, बहुत सारे इनके मतलब पारंपरिक भक्तों की बहुत बड़ी श्रृंखला है। वो सब चीजें मिलजुल के ये इशू बनती हैं। और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हो सकते हैं जो हम लोगों को ज्ञात नहीं है, जिसकी वजह से ये मामले बनते हों। तो लेकिन मामले हैं, ये तो तथ्य है। तो खैर, उनको शंकराचार्य मानने में उस तरह की आपत्तियां नहीं थी। उसके बाद ये उनके बड़े मुखर शिष्य थे। उनके जमाने में ही ये जो है, इनकी मुखरता जो है प्रकट में थी। और उसका परिणाम ये हुआ था कि जब अखिलेश जी की सरकार थी, तो उन्होंने भी इन पर एक बार लाठीचार्ज किया था। और वो वीडियोस हैं जिसमें ये खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि मारिए, ठीक है, उनको डंडे वंडे लग रहे हैं। लेकिन ये अविचल भाव से उसका सामना कर रहे थे। उससे इनकी थोड़ी चर्चा हुई थी उस जमाने से ही, और लोगों को ये लग गया था कि यही है जो जिनको ये उत्तरदायित्व मिलेगा, जो पुराने हमारे शंकराचार्य जी थे उनके बाद। जी। और बाद में मिला भी, उनकी उनकी ओर से तो मिला, लेकिन और लोगों ने जो उसको नहीं मानते, उन्होंने उस पर प्रतिवाद किया। वो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट रोड में है, हम लोग उसको उनके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन अभी तक तो इस विवाद से पहले तक जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, एक पत्र घूम रहा है जिसमें राज्यपाल महोदया जो है हमारी, इन्होंने एक किसी कार्यक्रम से संबंधित उनको, नहीं नहीं, उनके निधन पर एक्चुअली, जो स्वामी पूर्व शंकराचार्य थे जी, उनके निधन पर जो पत्र लिखा था, उसमें इनको शंकराचार्य के रूप में ही संबोधित किया है। और वही सब संबोधन किए हैं जैसे उप मुख्यमंत्री मौर्य साहब कर रहे हैं। जनरली एक परंपरा है कि राजनीतिक लोग जब शंकराचार्यों को कोई संबोधन करते हैं तो उनको भगवान कहते हैं। तो हमारे उप मुख्यमंत्री मौर्य साहब ने भी वही कहा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कालनेमी उनको कहा है। तो अब ये विषय ऐसा है कि जिसमें मेरा बिल्कुल ज्ञान, मैं अज्ञानी हूँ, तो ये तो मैं आप पर ही वापस कर देता हूँ कि इसको तो क्लियर आप ही करिएगा। मैं तो जानने जो इसकी घट रहा राजनीति है। के, मैं तो कालनेमी को भी नहीं जानता।
अभी सुप्रीम ने पता नहीं किसको कालने में कहा, ये कहानी अलग है। तो मैं जो घट रहा है उस पर ही बात करूंगा। वहां अभी सूचनाएं जो आई हैं वो खराब है। कोई वही, शंकराचार्य जी को वो क्या हाँ, वो हुआ? ये आई, सूचना ये आई है कि वहां पर कल कुछ लोग प्रदर्शन करने गए थे, सरकार की तरफ से कहा जाए उनको, और वो लोग उस पंडाल में घुसने की भी कोशिश की उन्होंने, या घुस गए, जिसमें ये आश्रम मतलब रुके हुए हैं और जहाँ ये धरना चल रहा है। बाद में वहां जो इनके समर्थक थे उन्होंने उनसे हाथापाई जैसी नौबत हुई। प्रशासन ने भी कुछ बीच बचाव किया, लेकिन एक विवाद रहा। आज वहां सुबह से जो सूचनाएं आ रही, काफी बड़ी संख्या में लोग शंकराचार्य जी के समर्थन में जुटना शुरू हो गए हैं। तो ये तो बहुत खराब परिस्थिति पैदा हो रही है। प्रशासन इसको क्यों लिंगर कर रहा है, ये समझ से परे है। जब उप मुख्यमंत्री कोई बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कोई बात स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, स्पष्ट से उनको संबोधित कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं मामले की जांच की जाएगी, संबंधित लोगों को दंडित किया जाएगा, और क्षमा मांगने को तैयार है। तो ये प्रशासन इसको लिंगर क्यों कर रहा है, और उस फिर पर मानते कैसे रेसिप्रोकेट। शंकराचार्य जी को? शंकराचार्य जी उप मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते क्या? जब उन्होंने कहा कि भाई आप शंकराचार्य हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, तो फिर उनकी बात मान लो। हाँ, तो अब वो भी उनकी बात नहीं मान रहे हैं, क्यों? शायद वो भी समझ रहे हैं कि ये उप मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री नहीं है, और उप मुख्यमंत्री होते हुए इनके हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने एक उल्टे आशीर्वाद उनको दिया है कि क्या? इनको ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो अब इसमें सब मिला जुला के जो फुटबॉल चल रही है वो बहुत ही क्लिष्ट है, और सच्चाई ये है कि हम लोगों के जो भी मानसिक सीमा है उससे बहुत ऊपर का खेल हो रहा है, और नहीं, कौन कौन ऊपर के खिलाड़ी। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि भाई क्या ये विवाद, मतलब जिस स्तर पर हम बात कर सकते हैं, शंकराचार्य और धर्माचार्य का विवाद हम छोड़ देते हैं, और ये भी मैं छोड़ देता हूँ कि योगी जी बड़े धर्माचार्य हैं कि शंकराचार्य है, या दोनों हैं बराबर, उसको छोड़। लेकिन इसका जो एक मसला तो ये है कि अभी तक ये आप भी कह रहे हैं कि प्रशासन को कर लेना चाहिए, तो ये क्या प्रशासन वर्सेस शंकराचार्य विवाद है, आप ऐसा समझते हैं, या कोई दूसरा गहरा राजनीतिक विवाद है, या फिर इसका पॉलिटिकल फॉलआउट क्या होगा, मतलब पॉलिटिकल या ओवरऑल फॉलआउट क्या होगा, उसको देख। देखिए, इस पीठ से वर्तमान सत्ता के और पिछली सत्ताओं के भी, कांग्रेस के जमाने में जरूर कुछ स्मूथ था, नो डाउट, क्योंकि कुछ विषयों पर उनकी जो राय थी वो आरएसएस वगैरह के खिलाफ रहे हैं। लेकिन गौ हत्या के मामले पर वो कांग्रेस के भी बड़े आलोचक रहे हैं, और सबके ही आलोचक हैं, वर्तमान सरकार के भी आलोचक हैं, उसको लेके बहुत सेंसिटिव है। और उसको लेके सेंसिटिविटी वैसे शंकराचार्य की हर पीठ में है, गौ हत्या के सवाल पर। और वो चाहती है कि सरकार एक ऐसा फैसला करे जिससे भारत में किसी भी किस्म का गौवध न हो। लेकिन बंद हो भारत जाए। के एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, चूंकि हम मतलब बीफ एक्सपोर्ट से ही आता है, और हम दुनिया में कई बार नंबर 1 हो जाते हैं, कई बार नंबर 2 रह जाते हैं, मतलब ऊपर के नंबर 1, 2, 3 में हम लगातार हैं इसके निर्यातकों में दुनिया में। बड़े हमारे यहाँ, एक्सपोर्टर कह सकते जी, जी, और हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या, चूंकि आबादी बहुत बड़ी है, क्षेत्रफल भी है, और पशुपालन हमारे एक पुराने रोजगार के तौर पर है, एक बहुत बड़ी संख्या इससे जुड़ी हुई है, और इसके जो बहुत सारे अवयव हैं उन सब में वो उसका रोल है। तो इस वजह से ये काम जारी है, और किसी भी सरकार के लिए प्रैक्टिकली ये उतना सरल नहीं लगता जितना कहना सरल है कि ऐसा कर दिया जाए। लेकिन वो उससे जुड़ी जो चीजें, उससे जुड़ा जो अर्थव्यवस्था है और उससे जुड़ी जो सामाजिक व्यवस्था है, उन दोनों को छेड़ने से हर सरकार बचती है, भले ही वो हिंदुत्व की सरकार हो या किसी और की। हाँ, ये और बात है कि वो दूसरी ओर उसके तमाम जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो इस सरकार के समर्थक भी हैं, वो इसमें एक अभियान चलाए रहते हैं, और बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं जिसमें लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। मारपीट तो जनरल आम है। बहुत सारे गौ रक्षक दल बने हुए हैं जो इसमें कार्रवाइयां करते हुए मिलते रहते हैं अपनी तरह से। गैर कानूनी संगठन है वो सब। कई बार उनमें मामले मुकदमे हो जाते हैं दर्ज, तो उन पे कार्रवाइयां भी होती हैं, कुछ लोग अरेस्ट वगैरह भी होते हैं, फिर वो जमानत हो जाती है तो फूल माला पहन के निकलते हैं। वो सब हमारे यहाँ दोनों चीजें चल रही हैं। सरकार बीफ एक्सपोर्ट पर किसी किस्म की रोक लगाने के पक्ष में कहीं से भी नहीं दिखती, बल्कि उसको प्रोत्साहित करती हुई दिखती है। लेकिन सरकार उन लोगों को भी प्रोत्साहित करती रहती है जिन्होंने गौ रक्षक दल बना रखे हैं, और जो इसके बहाने कुछ इसमें काम करने वाले कारकुनों को, जो ज्यादातर मुसलमान ही होते हैं, कुछ मामलों में दलित भी मिले हैं, उनके साथ हिंसा करते हुए मिलते हैं। ये दोनों परिस्थितियां हमारे यहाँ विद्यमान हैं। और जो ये
ये जो शंकराचार्य घराना है जिस पर मैं आना चाह रहा था, क्योंकि इनकी ऐसी एक भूमिका है जैसे इनको कांग्रेसी संत भी कहा जाता है कई बार। हालांकि इन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकालने का भी ऐलान कर दिया। की बात की तो ऐलान तो लेकिन इनको ये है, तो इसलिए इस सरकार की नजर में इनकी कोई बहुत इज्जत वाली पोजीशन नहीं है। जहां तक योगी जी का सवाल है, योगी जी एक हाई हेडेड पॉलिटिशियन है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें दिल्ली के डिस्पेंसेशन के आगे उनको कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसके लिए वो बने नहीं। उनका जो मेंटल मेकअप है वो उसको स्वीकार नहीं करता। जैसे अभी दिल्ली में एक जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सभा में प्रधानमंत्री जी आए थे और नए अध्यक्ष जी का जब कार्यक्रम हुआ, तो उसमें जो कुर्सियां लगाई गई थी उसमें योगी जी को दूसरी पंक्ति में कर दिया गया था और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों को अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ पहली पंक्ति में किया गया था। अब ये जिसने भी जो किया हो वो जाने, लेकिन वहां हमने देखा कि उस समय भाव भंगिमा जो थी योगी जी की वो असहज होने वाली थी। और अब उसके बाद ये वाली जो घटना हुई है, तो वो जनरली योगी जी की राय किसी भी आंदोलन के मामले में या किसी भी ऐसे मामले में जिसमें कोई भी उनसे कोई सवाल कर रहा हो या प्रशासनिक चीज पर किसी को कोई आपत्ति हो, उसको बुलडोज करने की रुचि उनकी रहती है। वो एक्चुअली बर्दाश्त करने वाली उनकी वो नहीं है, उनका मतलब उनका स्वभाव नहीं है। सदन में भी आपने देखा था कि एक बार जब अखिलेश यादव ने एक मामले पर, माफियोसी के मामले पर कुछ छेड़ दिया था और उस मामले में वो अतीक और उसका भाई वगैरह का जिक्र था और उस समय वो पुलिस के हाथ में थे और वो एक घटना हो गई थी, एक्चुअली हाथ में नहीं थे, वो एक घटना हो गई थी जिसमें उनका लड़का वगैरह शामिल था। तो सदन में ही योगी जी जो है जिस तरह से नाराज हुए थे और उसके बाद जो कुछ घटा, उससे आप उनकी इच्छा को समझ सकते हैं, उनकी सोच विचार की प्रवृत्ति कैसी है, कैसे वो प्रतिक्रिया करते हैं और फिर उस प्रतिक्रिया के समर्थन में वो अपने सहयोगियों से और प्रशासन से क्या चाहते हैं, ये उस घटना से थोड़ा एक संकेत मिलता है, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। इस घटना में भी जी जी आप पहले खत्म करिए बिना। इस घटना में भी उनको शायद ये बर्दाश्त नहीं हुआ है कि चाहे कोई शंकराचार्य हो या कोई हो, उनके प्रशासनिक इलाके में कोई ऐसी चीज करें जिससे उनकी प्रशासनिक छवि पर या उस पर किसी किस्म का इशू बने। तो बात तो बहुत जरा सी थी। अब ये बात क्रिएट की गई एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, कराई तब तो इसके लिए इशारा आया होगा, या ये अचानक हो गई, दोनों में कोई एक संभावना हो सकती है और वो मामला बड़ा हो गया। अब इसी समय उत्तर प्रदेश में एक और समस्या साथ साथ चल रही है जो एक नेचुरल समस्या है और किसी भी इस तरह की परिस्थिति में होती है। जब जब कोई सरकार, जैसे कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी जिनका लंबा कार्यकाल था और ये माना जाता था यही रहेंगी, ऐसा माहौल होता था, तो उस समय होता यही था कि जो विपक्ष नाम की चीज होती थी वो प्रयास तो करते रहते थे, उतने सक्रिय और सफल नहीं होते, तो खुद कांग्रेस में से विपक्ष पैदा होता था। और ये विपक्ष ज्यादातर जो है, पहले तो सारे मुख्यमंत्री कांग्रेस के जमाने में भी एक आध को छोड़कर सवर्ण जातियों के ही होते थे। तो ये जो चीज होती थी, ये रस्साकशी सवर्ण जातियों के बीच आपस में होती थी, खासकर ठाकुर और ब्राह्मण जातियों में। इन पूरे उत्तर भारत के राज्यों में इस कुर्सी के लिए एक आपाधापी रहती है, जिसमें ब्राह्मण औसतन ज्यादा सफल रहे हैं रिकॉर्ड्स के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा रहा। उत्तर प्रदेश में तो पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो हमारे ज्यादातर मुख्यमंत्री उत्तराखंड के थे। अभी भी जो है ये भी उत्तराखंड के ही मूल के हैं और एक दूसरे रास्ते से है, तो ये एक अलग इशू है। लेकिन उसमें ठाकुर ब्राह्मण वाला मामला बहुत है और इस समय वो मामला काफी गर्म है। जब बीच में एक ब्राह्मण विधायकों ने आपस में एक सभा की थी और उसमें जो भी उन्होंने बात किया नहीं की, उसको ये माना गया कि ब्राह्मण्स में एक नाराजगी वर्तमान डिस्पेंसेशन को लेके है जो योगी जी के नेतृत्व में है। उसके बाद वहां पार्टी के अध्यक्ष चुने गए जो कुर्मी समाज से हैं और उन्होंने इस तरह की सभाओं को की आलोचना की। तो ये माना गया कि ऊपर का डिस्पेंसन इस सबको पसंद नहीं कर रहा है और वो मिलजुल के चलने के लिए और इन सबको ये करने के लिए मना कर रहा है और वो योगी जी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर पत्रकार के पास ये खबर है कि योगी जी को हटाने के लिए कब क्या हो रहा है। और वो अपने अपने
इसी पर मैं समझना चाहता हूं आपसे कि जी हर पॉलिटिकल लीडर किसी भी घटना के पॉलिटिकल फॉल आउट को बड़ा ध्यान रखता है। जी और आपने ब्राह्मण और वो तो सब ठीक है, मतलब इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब सच है, लेकिन पॉलिटिकल फॉल आउट, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाई असली बात यह है कि उनको लगता है न तो इससे धर्म का जो उनके पास एक ताकत है कि वो धर्माधिकारी है या गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर है, तो धर्म को लेकर बीजेपी के साथ कोई छींटा लगने वाला है ऐसा नहीं है। पहली बात ऐसा वो मानते हैं, और दूसरी बात सत्ता से उनको हटाना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। आप ऐसा समझते हैं? मतलब उस वजह से ये जो बढ़ रहा है संघर्ष या लिंगर ऑन हो रहा है, उसकी एक बड़ी वजह ये मानी जाती है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, देखिए, अगर दिल्ली का जो डिस्पेंसेशन इस समय है, जैसा उसे मैं समझता हूं, ये सही है कि वो बहुत सोच समझ के फैसले लेता है, लाभ हानि को देख के फैसले लेता है, उसके हिसाब से उसमें ऊंची नीची भी रखता है। लेकिन अगर वो यही चाह लेगा कि इनको मुझे मतलब मुख्यमंत्री जी को वहां नहीं रखना है और इनकी जगह उसे किसी और को लाना है, किसी भी तरह से, जैसा भी उसका राजनीतिक उसकी समझ हो, अगर वो करना चाहेगा तो उसे फिर कोई रोक नहीं पाएगा, ये तो मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन ये भी है कि उत्तर प्रदेश की परिस्थिति में अब मैं प्राइवी नहीं हूं, इसलिए मैं इन स्पेकुलेटिव चीजों पे कभी भी नहीं जाता हूं। मैं सिर्फ उनकी जो एक आकलन कर सकता हूं, उस परिस्थिति का आकलन कर रहा हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह भी सही है कि योगी जी उस समाज में जो हिंदुत्व की राजनीति से जिसको पाला पोसा गया है, जिसके पास रोज सुबह 10-15 व्हाट्सएप मैसेज में मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ पहुंच जाता है, और जो उसमें पगते हुए अब एक अच्छे समर्थक वर्ग में देश में और खासकर उत्तर भारत में बदल चुका है, उसमें योगी जी की भी एक अलग तरह की लोकप्रियता है। क्योंकि योगी जी उस चीज का नेतृत्व करते हैं जो अडवाणी के समय मोदी जी करते थे और मोदी जी के समय योगी जी करते हैं। यानी ये जो धारा है, इसमें हमेशा थोड़ी उग्रता चाहिए, थोड़ा बुलडोजर चाहिए, थोड़ा मुसलमानों के विरुद्ध कुछ ज्यादा कड़क पोजीशन चाहिए। और उत्तर प्रदेश में तो ये बहुत ही ज्यादा कड़क पोजीशन है, तो इसलिए वो उनमें एक नायकत्व उनको मिला है लोकप्रियता के सिलसिले में, उस समाज में जो हिंदुत्व की राजनीति से पनपा बला बढ़ा और पैदा हुआ है, और इसलिए उनकी मांग रहती है विभिन्न जगहों में। उत्तर प्रदेश में चूंकि वो प्रशासनिक प्रमुख भी हैं, इसलिए उनकी जो प्रशासनिक असफलताएं हैं वो उनके लिए चुनौती बनती हैं और बनी हुई है। तो यहां भी लोकप्रियता में उनकी कमी नहीं है, लेकिन डेंट भी है, क्योंकि यहाँ उनका लोग देखते हैं कि भाई घूस कितनी ली जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, थाना कितना लूट रहा है, तहसील कितना लूट रही है, एमएलए की सुनी नहीं जा रही है, मिनिस्टर ढक्कन है। तो ये सारी चीजें मिलके उनके विरुद्ध एक वातावरण भी रचती हैं। अब इसको राजनीति में बदलने का काम जो विपक्ष को करना चाहिए, वो उतनी कुशलता से नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो डिस्कंटेंट जो है भीतर से ही पैदा हो रहा है। और फिर उसमें चूंकि निश्चित ही ये कोई आरएसएस और बीजेपी के फोल्ड के तो थे नहीं, इनका तो अपना बनाया हुआ अपना फोल्ड था, और उस फोल्ड को आरएसएस बीजेपी ने जैसे बहुत सारे लोगों को निगल के अपने में शामिल कर लिया, तो इनको भी शामिल किया, चूंकि आंदोलन वगैरह में इनके पीठ की, इनके जो पूर्व थे उनकी भी भूमिका थी, अवैधनाथ जी की, और इनकी भी भूमिका है, लगातार वहां से सांसद भी रहे हैं। और इनको उपयुक्त समझा गया कि उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में इनको लाना ज्यादा बेहतर होगा, और ये उपयोग उनको सही भी साबित हुआ कि दूसरी बार भी वो चुन के आए और अच्छे खासे बहुमत से आए और तीसरी बार के लिए प्रयासरत है। तो ये परिस्थिति बनी हुई है। अभी ये भी सही है कि केंद्र का जो डिस्पेंसेशन है वो उत्तर प्रदेश में उन स्वरों को भी पीठ सहलाता रहता है या पीठ ठोकता रहता है, कुछ लोग कहते हैं, जो स्वर साफ समझ में आता है कि योगी जी की जगह अपने को विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन योगी जी को हटा ही देने पर उनकी कोई राय है, मैं इसका प्राइवी नहीं हूं, और मुझे लगता है कि अभी चीज चुनाव तक ऐसे ही खींची जाएगी, अगर कोई इस तरह की बात बड़ी न बन जाए जो इस प्रयागराज में इस घटना से पैदा हो रही है। लेकिन अभी बड़ी, मुझे नहीं लगता वो इस लेवल की बड़ी बनी है कि उससे कोई ऐसा बड़ा फैसला कोई ले। लेकिन अगर वो बड़ी बने और लगे कि जो हिंदुत्व की राजनीति के लिए जो समाज तैयार हुआ है उसमें कोई बंटवारा हो सकता है या उसमें कोई नुकसान हो सकता है राजनीतिक, तो अब इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं।
मैं प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को कमजोर नहीं मानता कि वो कोई फैसला नहीं ले सकते किसी के भी बारे में, चाहे वो योगी जी ही क्यों ना हो। जी ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अभी आप चर्चा कर रहे थे ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी राजनीति की, तो सर एक अभी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया जनगणना को लेकर। 2 स्टेप में वो कर रहे हैं और उसमें जाति जनगणना की बात है। लेकिन मैं सुना कि कुछ हंगामा हो रहा है, लोग मान रहे हैं कि लोगों को भरोसा ही नहीं है कि जातिगत जनगणना होगी। आप इस विषय को बहुत गंभीरता से समझते हुए बारीकी से सब क्या मसला क्या, मुझे समझ नहीं आया। एक तो पहले कह रहे थे जनगणना कराइए, अब जनगणना करवा दी सरकार ने, फिर जातिगत भी करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो फिर भरोसा क्यों नहीं है? जाति जनगणना को स्वीकार तो कर लिया था दबाव में वर्तमान मोदी जी ने, इसलिए भी कि 240 सीटें आ गई थी 24 में, और राहुल गांधी इस मामले को बहुत जोर शोर से उठा रहे थे। उसको डिफ्यूज करने के लिए एक स्टेज पर मोदी जी ने स्वीकार किया। जनगणना तो करनी ही थी, डिले हो रही थी बहुत दिनों से, तो स्वीकार तो कर लिया। लेकिन चूंकि मजबूरी में स्वीकार किया, तो टेक्निकली उन्होंने जो जनगणना का डिटेल्स अभी बाहर किए हैं, जिसमें जिन चीजों को उन्होंने उल्लेख किया है कि इन चीजों का उस गणना के साथ साथ गणना की जाएगी, उसमें उन्होंने पूर्व की जनगणनाओं की तरह SC ST को तो एक ब्रैकेट में किया, बाकी सबको उन्होंने सामान्य जैसा ही छोड़ा हुआ है। जबकि ओबीसी के लिए इस जनगणना की जो मांग राहुल गांधी कर रहे थे, उसके नेपथ्य में यह था कि वो ओबीसी की जनगणना हमें चाहिए, जो 31 के बाद से कोई आंकड़ा हमारे पास प्रामाणिक नहीं है। अभी तक जितने हैं आप एक सेगमेंट ऐसा बनाया जाए जिसमें लिखा जाए ओबीसी, और उसमें जो यस, जातियां शामिल है वो हो उसमें, क्योंकि वो इसमें आरक्षित है ओबीसी, जी और उनके आरक्षण को मतलब ये डिस्कंटेंट ही जाति जनगणना का ओबीसी के संदर्भ में है, क्योंकि दलित और आदिवासियों की तो हमेशा जनगणना में अलग से सेग्रीगेशन हो रहा है, धार्मिक सेग्रीगेशन भी अलग से होता है, सिर्फ ये ओबीसी का सेग्रीगेशन नहीं हुआ है। तो ये जो अभी डिटेल्स निकले हैं, इसमें ओबीसी को फिर खुला छोड़ दिया गया है, लेकिन उनकी जातियों के नाम जो भी हमारी लिस्ट में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है जातियों की, उसमें जो नाम है वो कॉलम में है, डिफरेंट कॉलम में उनके वो सैकड़ों जातियां जो उनकी हैं वो है उसमें। तो अब ये पता लगेगा कि साहब पिछड़ी जाति की के अमुक जाति के इतने लोग हैं, लेकिन वो टोटल कितने हैं, इस तरह से कितने फीसद हैं, ये सब चीजें सरकार के ही हाथ में रहेंगी। फिर जैसे कांग्रेस के जमाने में हुई जनगणना में भी ये जनगणना की गई थी, लेकिन वो प्रकाशित नहीं की गई, तो मामला छुपा ही रह गया। तो वही स्थिति घूम फिर के है, ऐसा इनके आलोचकों की, योगेंद्र यादव वगैरह और अन्य सभी की ये शिकायत। जी, इसको मैं समझना चाहता हूँ कि मान लीजिए वो एक सेगमेंट बना दिया जाता है ओबीसी, मैं समझने के तौर पर पूछ रहा हूँ, सवाल नहीं। जी जी, तो और उसमें सब जातियां शामिल हो जाती, तो फिर तो आप ये कहते, मतलब जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि इसमें पता ही नहीं पड़ रहा कौन सी जाति की कितनी हिस्सेदारी है। क्या ऐसा नहीं होता? नहीं नहीं, मतलब वो दोनों एक्चुअली आलोचकों की बात ये थी कि ये दोनों चीज, ये तो जरूरत थी ही जो की जा रही है, लेकिन एक टोटल सेग्रीगेशन भी जरूरी था। जैसे दलितों में भी कई ओबीसी कैटेगरी बनाकर उसमें जातियों की सूची शामिल की जाती है। यस, और जैसे दलितों में भी अलग अलग जातियां भी हैं, उनमें छोटी छोटी, और उनके अलग अलग सेग्रीगेशन होते हैं, प्लस एक टोटल दलित कॉम्बिनेशन भी आता है। वो चीज इसमें नहीं है। इसकी इसको लेके इश्यूज है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जनगणना होने के बाद भी स्पष्ट ही नहीं होगा कि टोटल ओबीसी हमारे समाज में कितने। तो उनसे संबंधित जो फैसले लेने हैं, जो राजनीतिक रूप से या संसद में या सरकारी रूप से या कोर्ट्स में या कहीं जाने हैं, तो वो फिर से वो बात खाली रह जाएगी। ये उसकी आलोचना के केंद्र में इन सब के एफर्ट से मुझे नजर आया। क्या आपको ये आशंका वाजिब लगती है, क्योंकि जब सरकार ने जाति जनगणना का फैसला कर लिया और ये सरकार या पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो मानती है कि प्रधानमंत्री जी ओबीसी के नेतृत्व कर रहे हैं और बड़ा हिस्सा उनको वोट के तौर पर भी मिला है, तो फिर उन्हें क्या डर है इसमें, यदि ऐसा ऐसा नहीं हुआ है अगर? तो नहीं, सरकार तो ऐसा मानती है, लेकिन विपक्ष इसके बिल्कुल उलट मानता है। विपक्ष उनको नकली ओबीसी मानता है, एक, क्योंकि वो तमाम हवाले देता है कि उनके जमाने में ओबीसी के हितों की कहां कहां कैसे कैसे उपेक्षा हुई, विभिन्न नौकरियों में विभिन्न उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां कैसे उपेक्षा हो रही है। इस पर अनवरत सामग्री आती रहती है, और ये बहस के बीच रहती है उस हिस्से में जो इसके बारे में मतलब जो इससे प्रभावित है और वो जो इसका अध्ययन कर रहे हैं।
तो ये एक तो स्थिति ये हुई। अब सरकार की जाति जनगणना के ऐलान के बारे में यह है कि उनके इस तरह के जितने भी जिन मामलों में जो ऐलान है वो सभी विवादों में गए। जैसे उन्होंने कोर्ट ने कहा कि साहब आप चुनाव आयोग के लिए कानून बना लीजिए, तो उन्होंने कानून तो बना लिया, लेकिन उसमें ऐसा बना लिया कि उसमें प्रधानमंत्री ही नियुक्ति करेंगे जिसको चाहेंगे, एक उनका मंत्री उसको इको करेगा और नेता विपक्षी दल को सिर्फ डिसेंट के लिए हम वहां रखेंगे। तो इस तरह का कानून बना लिया, अब उस पर अड़चन है। तो ऐसे ही ये है कि जाति जनगणना तो करेंगे लेकिन नंबर बताएंगे ही नहीं। तो फिर वो जाति जनगणना हुई भी और टोटल नंबर, टोटल फीसद ही नहीं पता है किसी को। वो सरकार के ही हाथ में रहेगा, सरकार चाहे तो दे, न चाहे तो न दे। तो ये सब, जैसे आरटीआई थी, आरटीआई है, लेकिन आरटीआई को ऐसा डाइल्यूट कर लिया कि अब आरटीआई वाले भी सब सरकार पर निर्भर हैं। और एक लंबे समय तक हमने देखा कि जो सेंट्रल उनका कमीशन है वो खाली रहा, उसमें 9 पद खाली रहे, अब जाके भरे गए, कई साल खाली पड़े रहे। तो ये जो सरकार के फैसले तो होते हैं, घोषणाएं हैं, लेकिन उसमें ये जो इस तरह के बड़े बड़े लेखुना जो रहते हैं, जिससे उस नियत को लेके हमेशा उस पर आपत्तियां हैं, और वो इस बार भी हैं, और वही इसमें एक मतलब इसकी घोषणा के बावजूद कंफ्यूजन पैदा कर रही है। जी सर, इससे जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ विषय ये चल रहा है, ये भी थोड़ा मुझे समझाइए। ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है जिसको, ये यूजीसी में क्या हो गया, इक्वलिटी क्या है, मसला है, क्यों अब नाराज है? यूजीसी को जो संसदीय कमेटी है उसने एक सुझाव दिया था बना के, बहुत डिटेल्ड अध्ययन करके, उसमें सभी पार्टियों के लोग शामिल हैं, सबने उसको बनाया था। जो हमारे समाज में निश्चित तौर पर विश्वविद्यालयों वगैरह में ऐसी बहुत सारी घटनाएं, रोहित वेमुला वगैरह के मामले को लेकर ये सब विचार बड़े हुए थे, और फिर संसद ने खैर उसको एड्रेस करने की कोशिश की अपने हिसाब से। अब उसमें समस्या यह है कि चूंकि हमारे देश में एक सेंसिटिविटी जो SC ST कानून है उसको लेके है, आप जानते ही, क्योंकि SC उस ST कानून, जी जी, एक बार उसको डाइल्यूट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो देखिए सरकार ने उसको संसद से फिर से वो किया, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रेक्टिफाई किया। तो इसको लेके बड़ी सेंसिटिविटी है हमारे समाज में, खासकर सवर्ण समाज की बड़ी भारी शिकायत है ये सवर्ण समाजों में, कि उनके बहुत सारे लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसा दिया जाता है। देखिए हमारे हर कानून के साथ ये चीज जुड़ी हुई है कि उसमें फर्जीवाड़ा होता है, क्योंकि हमारे समाज में ही फर्जीवाड़ा है। तो हत्या के फर्जी मुकदमे हम जानते हैं, तो हत्या के कानून को आप कैंसिल तो इसकी वजह से नहीं कर सकते। दहेज उत्पीड़न के मामलों में हम फर्जी मुकदमे जानते हैं, तो अब इसकी वजह से महिलाओं को मिले उस अधिकार को नहीं छीन सकते। या हम किसी भी कानून को ले लें तो फर्जीवाड़ा तो सब जगह है, लेकिन जिन चीजों में सेंसिटिविटी जुड़ी रहती है तो उसमें उस फर्जीवाड़े को ज्यादा बड़ा करके हम प्रस्तुत करते हैं, और हम उसकी वजह से अपने को पीड़ित, विक्टिमहुड हम प्ले करना चाहते हैं। सवर्ण समाज इनको लेके सेंसिटिव है। तो ये जो प्रस्तावना आई है यूजीसी की, उसमें देखिए किसी भी चीज में हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है, और ये रहनी भी चाहिए। कोई चीज परफेक्ट नहीं होती कि 100% परफेक्ट हो सकता है उसमें वो सारे जो उन्होंने आपत्तियां उठाई हैं उनमें कुछ चीजों में सचमुच में कोई वजन भी हो। तो सरकारों का काम ही यही होना चाहिए, या किसी भी इंस्टीट्यूशन का काम, कि आपत्तियों को वो रैशनल तरीके से और संविधान की रोशनी में और न्याय की रोशनी में सुने जरूर, किसी की आपत्ति को जैसे छोड़ देना ठीक नहीं होता। तो ये सवर्ण जातियों की ओर से आपत्तियां आ रही हैं। वैसे मैं समझता हूं कि उसमें बहुत सारा मामला जो है जिद का भी है और घमंड का भी है, और इस मतलब हमारे हजारों साल का जो सामाजिक इतिहास है उसमें जो एक आपको वो प्रिविलेज मिला हुआ है, ये सवर्ण नाम का शब्द ही क्यों होना चाहिए भाई, मनुष्य होना चाहिए, सवर्ण वर्ण क्या होता है। लेकिन अब ये सब है, अभी रियलिटी है हमारे समाज की। तमाम जातियों ने अपनी अपनी सेनाएं बना रखी हैं। तो वो पता चला कोई करनी सेना है, तलवार लेके घूम रही है, और वो सोशल मीडिया पे सबका, हमें भी, मुझे 3 जगह से इंगित करके भेजा है कि बहुत बड़े पत्रकार बनते हो, इस पे तुम्हारी क्या राय है बताओ। मतलब हम बता दें तो उसके बाद हमारी मूछ वूछ काट लें। तो इस तरह का ये अहंकार वाला जो सामाजिक ढांचा हमारा है, उसकी भी बहुत सारी कमियां हैं। तो इसलिए कभी भी किसी भी ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ज्यादातर आरएसएस और बीजेपी के हैं और मोदी जी के समर्थक हैं, वो मोदी जी को नीचे लगा लगा के ये क्या किया तुमने, तुम हमेशा गद्दार हो वगैरह वगैरह, बहुत लोग बहुत कड़वी बातें कह रहे हैं। रंगनाथन जैसे लोग जरा अंग्रेजी में सोफिस्टिकेटेड ढंग से वही बात कह रहे हैं, लेकिन जो उनकी तलवारें हैं नीचे विभिन्न रूप में, अजीत भारती औरती टाइप, अरे वो तो अपनी सरकार को ही कलम कर दें अगर पा जाए तो इस तरह से हंगामा एक मचा हुआ है।
अब यह है कि इसको यूजीसी को और उस कमेटी को सबको बुला के सारे जो भी अगर कुछ है तो जब लोकतंत्र में तो ये होना ही चाहिए, सबको बुला के पूछ लो भाई, और सबको बता भी दो कि संविधान में ये लिखा है और ये हमारी वो है और ये न्याय है, ये अन्याय है, ये तो हम करेंगे और ये होल्डर हम से बात आप करें आप कि सबसे जी बात करो। हमारे यहाँ ये बड़ी परंपरा ही खत्म हो गई कि स्टेक होल्डर्स को हम लोग मतलब हवा में छोड़ देते हैं, और उससे क्या होता है कि इस तरह की कड़वाहटें पैदा होती हैं और इस समय समाज में इसको लेके भारी कड़वाहट। जी जी जी। आखिरी सवाल पर सर चर्चा करते हैं कि एक और महत्वपूर्ण सवाल, वंदे मातरम को लेकर मैंने सुना खबर कि सरकार कुछ और बड़ा काम करना चाहती है, उसका सम्मान, उसका ऑनर, उसकी रेस्पेक्ट और बढ़ाना चाहती है, प्रोटोकॉल बढ़ाना चाहती है। तो अब उस पे बहस शुरू हो गई है, कुछ लोग धर्म के नाम पर बात कर रहे हैं। फिर ये विवाद शुरू हुआ कि धर्म बड़ा या देश। वंदे मातरम गाने में क्या आपत्ति है? नहीं, वंदे मातरम तो हमारा राष्ट्रगीत है, उसमें जो स्टेंजा निकाल दिए गए थे आजादी से पहले ही, जिसके बारे में बहस होके और हम लोगों ने उसका एक तय कर लिया था, तो वहां तक तो किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। कोई करता है तो वो मूर्खता करता है। एक हमारा राष्ट्रगान है, एक हमारा राष्ट्रगीत है, और दोनों का सम्मान है, और वो ठीक है। अगर ये सरकार चूंकि जानती है कि इसको लेके एक सेंसिटिविटी है, उसको राजनीतिक रूप से प्ले करना चाहती है, जैसा वो ऐसे बहुत से मामलों में करते रहते हैं, तो वो प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें उसको फायदा पहुंचाती हैं राजनीतिक रूप से। और वो कहेंगे कि भाई हम दोनों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को बराबर का सम्मान देना चाहते हैं, कुछ भी ला सकते हैं एक नई बात, जो और पिछले वालों ने नहीं किया था, उसमें नेहरू वेहरू को फेल वेल करके चले आएंगे और एक नया प्रस्ताव रख के कहेंगे देखो हमने मान दिया, इन्होंने नहीं किया था, हमने पटेल जी को मान दिया, इन्होंने नहीं किया था। ये सब चलता रहेगा हमारे देश में, तो जरूर इससे थोड़ा सा, क्योंकि इसको इसका लेके मुसलमानों हिस्सा मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये हो गया, प्रोटोकॉल में बोलने में अच्छा लगता है कि दोनों का सम्मान हो, और वो भी कोई बात नहीं, देश बड़ा और धर्म बड़ा, ये भी एक अच्छा वो है स्लोगन। लेकिन क्या कुछ सरकारें, केंद्र सरकार ने मान लीजिए ये बना दिया प्रोटोकॉल या रूल्स फ्रेम कर दिए, तो उसके बाद हो सकता है कि बहुत सारी सरकारें इसको जबरदस्ती, मान लीजिए स्कूल में फिर लागू कर दिया गया, प्रेयर में लागू कर दिया गया, या कुछ और लागू कर दिया गया। तो सोशली आप इसको कैसे देखते इस फैसले को? ये पॉलिटिकल फैसला होगा। सोशली क्या जबरदस्ती करने से क्या होगा कि मुस्लिम समाज में इसको लेके जो जो स्ट्रेंजर निकाल दिए गए उनको लेके कुछ इश्यूज थे, तो हर पत्रकार और वो सब जाके उन स्ट्रेंजर्स को जोड़ने वाले बहुत सारे खड़े हो जाएंगे, और मतलब किसी तरह से इस पे विवाद हो, ये कोशिश की जाएगी, और उसकी प्रतिक्रिया जब मुस्लिम समाज देगा तो उससे फायदा होगा कि हिंदू इकट्ठे होंगे। ये एक सिंपल राजनीति है, और दक्षिण पंथ इसी तरह की राजनीति दुनिया भर में करता है। हमारे यहाँ इसकी इसकी सफलता के तमाम प्रमाण हैं, और लगातार इस राजनीति में सफलता उत्तरोत्तर और बढ़ती जा रही है। और जितनी हमारी आर्थिक कठिनाइयां बढ़ेंगी, इस तरह के फार्मूले ज्यादा प्रयोग में आएंगे, तो हम इस फार्मूले को जल्दी ही हो सकता है देखें अमल में आते हुए। चलिए, आपने बहुत चलते चलते एक बड़ी लाइन बोल दी, गंभीर लाइन, जैसे जैसे आर्थिक कठिनाइयां बढ़ी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। नमस्कार, 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके और इस गणतंत्र दिवस की आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस का मजा तो इसी में है ना, कि शीतल जी को आराम से सुना रहे हाँ, हैं बिना भागे। जय थैंक हो, यू जय सर। हो, जय हो, जय हो, जय हो महाराज, जय हो।